Welcome back, students, and good morning. Next topic is towards civil disobedience movement. Towards civil disobedience movement. After non-cooperation movement के बाद जो सर्कमस्टांसेस बनी और लास्ट में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान ही गांधी जी बारदोली से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते थे, जिसका मेन एम था जो इंडियन पीपल्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, टैक्स देने से यानी कि नो टैक्स पॉलिसी को स्टार्ट करना चाहते थे। बट 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक प्लेस पे एक जुलूस निकला हुआ था पीसफुली। जो स्टेशंस था, पुलिस ने उस पर गोली चला दिया, जिससे जनता उग्र हो गई और जनता ने उग्र होकर पुलिस स्टेशन को कैप्चर्ड करके और उसी आग के हवाले कर दिया, जिसमें 22 पुलिस मारे गए। और साथ ही साथ उसके बाद गांधी जी ने क्या किया, 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में क्या किया, इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करने के बाद गांधी जी की लार्ज स्केल पे क्रिटिसाइज की गई, स्पेशली जो कांग्रेस के लीडर्स थे, जिनमें मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, यानी कि जो मोस्टली कांग्रेस के लीडर्स थे और भी जो डिफरेंट लीडर्स थे, इन्होंने क्या किया, गांधी जी को क्रिटिसाइज करने का काम किया कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ये अपने लास्ट स्टेज में था, एकदम चरम पे था और इसके बाद मूवमेंट को वापस लेने का कोई रीजन ही नहीं था। फिर एक इंडिया के एक छोटे से गांव में एक छोटी सी घटना की वजह से गांधी जी ने क्या किया, इस मूवमेंट को वापस ले लिया। इसको लेके गांधी जी की आलोचना हुई। बट क्या था कि अगर एक मूवमेंट को देखा जाए तो किसी भी मूवमेंट की एक सीमा होती है, उसकी एक कैपेसिटी होती है, पब्लिक की कैपेसिटी। पब्लिक के जो अपने गवर्नमेंट स्कूल यानी कि जो जॉब करते थे, जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ दिया था, जो बच्चों ने गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ा था, जो टीचर्स थे, जो लॉयर्स थे। बट क्या था कि लार्ज स्केल पे में नेशनल स्कूलों पे किए गए, उसमें कुछ एडमिशन हुए, लेकिन फिर धीरे धीरे गांधी जी को लग रहा था कि मूवमेंट एक कमजोर पड़ रहा है, वीक पड़ रहा है, और साथ ही साथ जो गांधी जी की नॉन वायलेंस पॉलिसी थी या उसकी अगेंस्ट जा रहा था। इस टाइम जो वायलेंट मूवमेंट हो रहे थे डिफरेंट इंडिया के पार्ट में, जो मूवमेंट हिंसक होते जा रहे थे, ऐसा गांधी जी को फील हुआ। तो उन्होंने मूवमेंट को और इसका चौरी चौरा एक रीजन मिल गया जिसे विड्रॉ कर लिया। फिर एक था रीजन मूवमेंट को वापस लेने का कि फर्स्ट वर्ल्ड वार आफ्टर जो इकोनॉमिक क्राइसिस का ये जो ड्यूरेशन चल रहा था, इसमें फूड ग्रेन्स के प्राइस बढ़ गए थे, जो प्रोडक्शन थे उनका एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था। तो ऐसी तमाम चीज़ें थी जिसको लेके मूवमेंट को विड्रॉ किया गया। फिर इसको क्रिटिसाइज करने के बाद जो एक धड़ा था, स्पेशली मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास का, ये चाहते थे कि हम काउंसिल, जो प्रोविंशियल काउंसिल है, उसके माध्यम से काउंसिल में पहुंच के इलेक्शन लड़े और इलेक्शन के बाद काउंसिल में पहुंचे और पहुंचने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको क्रिटिसाइज करने का काम करे बाय प्रिंट मीडिया और उसको एक पटल पे लाने का काम किया जाए। तो आइए कुछ देखते हैं इसको, फिर इसके बाद एक्सप्लेन किया जाए। In February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw. The non-cooperation movement was turning violent in many places and Satyagrahi needed to be the properly trained before they would be ready for mass struggle. यानी कि वायलेंस की घटनाएं भी आने लगी थी और जो सत्याग्रही थे, अभी गांधी जी का लार्ज स्केल पे इंडिया में पहला मूवमेंट था, तो अभी प्रॉपरली वो ट्रेंड नहीं हुए थे। ओके, एंड बिफोर दे रेडी फॉर द मास स्ट्रगल, जो मास स्ट्रगल होता है विद इन द कांग्रेस, सम लीडर्स वेयर बाय नाउ ट्राइड ऑफ द मास स्ट्रगल एंड विशेष टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन टू द प्रोविंशियल काउंसिल। और कांग्रेस के बहुत से लीडर्स, जैसे मैंने नाम लिया मोतीलाल नेहरू,
और चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल ये चाहते थे कि जो प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन है इसमें पार्टिसिपेट किया जाए और मास स्ट्रगल से हट के भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट करने का काम किया जाए। एंड प्रोविंशियल दैट हैड बीन द सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 99, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 99 के बाद जो ये सिस्टम लाया गया था, दे फेल्ड दैट इट वाज इम्पोर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसी। वो ये मानते थे कि काउंसिल के माध्यम से हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी का काफी स्ट्रिक्टली अपोज कर सकेंगे। एंड विद इन द काउंसिल आर्ग्यू फॉर द रिफॉर्म एंड आल्सो डेमोन्स्ट्रेट, हम लोग सुधार की मांग करेंगे और जो भी डिमांड होगी दैट दीज काउंसिल वेयर नॉट रियली डेमोक्रेटिक, क्योंकि यह काउंसिल क्या है, रियली डेमोक्रेटिक नहीं है। और जब हम लोग इलेक्शन लड़के जाएंगे काउंसिल में तो क्या करेंगे, इसको डेमोक्रेटिक करने का काम करेंगे, यानी डिमांड को उठाएंगे, गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसी का अपोज किया जाएगा। ओके, एंड इसको लेके CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, यानी कि जब मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया था तो गांधी जी से नाराज होकर चित्तरंजन दास जो बंगाल के बहुत बड़े लीडर्स थे और इंडिया के, और मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। इन्होंने कांग्रेस में ही रहते हुए एक अलग पार्टी बनाई जिसे स्वराज पार्टी कहा जाता है। इलाहाबाद में 1923 में इस पार्टी को सेटअप करने का काम किया गया और इस पार्टी ने नेक्स्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट करके मेजोरिटी के साथ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गई। और सबसे बड़ी बात यह रही कि विट्ठल भाई पटेल फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रेस जो चेयरमैन होते हैं, जो स्पीकर होते हैं या स्पीकर रहे, यानी कि पहला ऐसा इंडियन 1925 में जो स्पीकर के पद पे बैठा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इस समय मेजोरिटी थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो रॉन्ग पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो बिल होते थे उसको लार्ज स्केल पे इस प्रोविंशियल काउंसिल में इंडियंस क्या करते थे, उसको गिरा देते थे, बिल को फेल्योर कर देते थे। गवर्नर को जानबूझ के अपने वीटो पावर का, गवर्नर जनरल और गवर्नर को जानबूझ के स्टेट अपने वीटो पावर का यूज करना पड़ता था, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसी पब्लिक में आई और प्रिंट मीडिया के माध्यम से इसको पब्लिक में इस कंडीशंस को या इस जो न्यूज होता था इसको स्प्रेड किया जाता था और बताया जाता था। बट यंगर लीडर्स लाइक द, लेकिन कुछ ऐसे यंगर लीडर्स थे इसमें जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस फॉर द मोर रेडिकल्स मास एजिटेशन एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। ये चाहते थे कि आंदोलन चले और साथ ही साथ हम लोग फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, यानी कि पूर्ण स्वराज की इन्होंने डिमांड की। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने ये चूंकि सोशलिज्म आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे तो मूवमेंट वापस हो गया। तो बाद में इन्होंने क्या किया, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में घूम के जो फंडामेंटल्स वर्क होते हैं, स्ट्रक्चरल वर्क्स, इसको इन्होंने करने का काम किया। गांधी जी भी क्या किए, इन्होंने गांव का दौरा करना स्टार्ट किया। लेकिन इसी समय 1924 के आसपास गांधी जी को ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी रचने के एवज में इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अभी ये 6 मंथ्स तक अभी जेल में रहे थे, तभी इनकी तबीयत खराब होने की वजह से इनको छोड़ दिया गया और 6 इयर्स की इन्हें जेल प्रोवाइड हुई। 6 साल की जेल गांधी जी को हुई थी, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण 1 ईयर्स के अंदर इन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद गांधी जी ने गाँव में घूम घूम के जो स्ट्रक्चरल फंडामेंटल्स वर्क होते हैं, रचनात्मक कार्य होते हैं, उसको करने का काम किया। स्पेशली जो सप्रेस क्लास थे उनके भी काम किया, अछूतों के लिए काम किया जो अनटचेबल्स थे, और भी डिफरेंट टाइप की जो इंडिया की जो प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स को उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे सॉल्व करने का काम किया और एक स्ट्रक्चर बनाने का काम किया नेक्स्ट मूवमेंट, यानी कि जो 1922 में जो बारदोली में ये हुआ था कि बारदोली से सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट की स्टार्टिंग होगी, उसको जो समय विड्रा कर लिया गया था, लेकिन उसका स्ट्रक्चर गांधी जी अब तैयार करने में लग गए। तो अब जो नेक्स्ट रहा काउंसिल में, इसी समय जो आपका रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज भी लार्ज स्केल पे रन कर रही थी।
इसमें 1925 1926 के आसपास का 1925 में काकोरी कांड हुआ। इसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और डिफरेंट इसी समय यानी कि ये जो ड्यूरेशन रहा, इसमें अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ। तो इस दौरान इस बीच में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी अपने चरम पे थी, अपने जो उसकी एक्टिविटीज़ थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो यहाँ पे हम लोग अभी सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बाद में है, तो उसका चैप्टर आपके सिलेबस में एक्सप्लेन नहीं है, तो खैर छोड़िए। तो फिर 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब आया था, 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहा जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये हुआ था कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में डिफरेंट इसके जो आर्टिकल थे उसमें डिफरेंट चेंजिंग की गई थी। इसी समय प्रोविंसेस में सेंट्रल में डायरकी सिस्टम लाया गया था, और प्रांतों में डायरकी सिस्टम लाया गया था, इन्हें द्वैध शासन कहा जाता है। जैसे आज का स्ट्रक्चर है प्रोविंसेस में वैसे था। और साथ ही साथ जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उसमें भी कुछ चेंजिंग की गई थी, कुछ इंडियंस को लेके कुछ सीट को इंक्रीज करने का काम किया गया था। सिविल सर्विसेज से भी रिलेटेड कुछ इम्प्रूवमेंट आए थे। तो डिफरेंट टाइप के कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रूवमेंट आए थे। इसमें ये कहा गया था कि 10 years लेटर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी, इसका सुपरविजन किया जाएगा कि इसने इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है उसे कितना इंक्रीज किया, या 1929 में आने वाला था 10 years लेटर। लेकिन जो ब्रिटेन में जो टोरी गवर्नमेंट थी उसको ऐसा लग रहा था कि जो 1929 के आसपास जो इलेक्शन होने वाले हैं 28-29 में, उसमें इन्हें लग रहा था कि हमारी गवर्नमेंट गिर जाएगी, क्योंकि जो वहाँ की इलेक्शन की जो धारा थी, स्ट्रीम थी, वह टोरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी। तो इन्होंने क्या किया, 1927 में ही इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सुपरविजन के लिए एक कमीशन बैठाया, जिसे यह 1927 में आया। और इसके लिए जो कमीशन को ऑर्गेनाइज किया गया था, उस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। ओके, यह साइमन कमीशन फरवरी 1927 में इंग्लैंड में इसे इस्टेब्लिश किया गया, और यह 1928 में इंडिया पहुंचा। इसकी जो सबसे बैड कंडीशंस थी, जो सबसे बैड इसका इफेक्ट था, ये था कि चूंकि यह इंडियन मैटर्स पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे बात करने आ रहा था, और इसके जो मेंबर्स थे, ऑल मेंबर्स आर फॉरेनर्स आर ब्रिटिशर्स, इसके पूरे मेंबर्स ब्रिटिशर्स थे, गोरे लोग थे। और इसमें किसी भी इंडियंस को, इनके यहाँ तक कि महात्मा गांधी को भी इंक्लूड करने का काम नहीं। इंडिया में भी उस समय वर्ल्ड फेम बैरिस्टर्स थे, वर्ल्ड फेम, जिसमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, तो डिफरेंट टाइप के ऐसे लीडर्स थे। तो सबसे पहले क्या किया गया, जब इसमें कोई भी भारतीय नहीं था और भारतीयों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए इस साइमन कमीशन को इंडिया भेजा गया, तो यह जब मार्च 1928 में जब इंडिया पहुंचा बॉम्बे में, तो इसका लार्ज स्केल पे अपोज किया गया, और साइमन गो बैक के स्लोगन लगाए गए, जिसको लेके इंडिया के डिफरेंट पार्ट में, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, लार्ज स्केल पे इसका जहाँ जहाँ साइमन कमीशन गया वहाँ वहाँ इसको काले झंडे दिखाए गए। साइमन गो बैक, गुब्बारे पे क्या साइमन गो बैक लिखा जाता था और उसको उड़ा दिया जाता था। तो इस तरह साइमन कमीशन का लार्ज स्केल पे अपोज किया गया। इसको लेके जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी हुए 1928 में। इसी समय जो इंडिया सेक्रेटरी जो थे लॉर्ड बर्किनहेड, इन्होंने क्या किया, इंडियंस लीडर्स को यह चुनौती दी कि अगर आप में दम है, अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हो तो आप तैयार करो, और उसके बाद फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की और डोमिनियन स्टेट प्रोवाइड करने की आपको
प्रोवाइड की जा सकती है। इसको लेके 1928 में फरवरी 1928 में दिल्ली में ऑल इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग हुई, जिसमें यह तय हुआ कि मोतीलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें 9 मेंबर्स थे, यानी कि टोटल 10 या 11 मेंबर्स थे, और एक कमेटी बनी जिसे नेहरू कमेटी कहा जाता था। और इस कमेटी ने 1 ईयर्स लेटर एक बेटर कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करके कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा इंडिया का, इसको इंडिया सेक्रेटरी के सामने रख दिया, गवर्नर जनरल के सामने रख। बाद में चल के इसको एक्सेप्ट करने का काम नहीं किया गया, क्योंकि जब इस कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रिटिशर्स ने देखा तो उनकी नींद उड़ गई। उन्होंने देखा इतना बेटर कॉन्स्टिट्यूशन, फिर से पॉलिसीज को चेंज किया जाने लगा। इसी वक्त 1930 के आसपास मार्च 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई, और साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बेस बनाते हुए ये कहा गया कि लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगे, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगे, और जिसमें इंडिया की ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, फिर जो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ जो स्पेशल सोशल ग्रुप का, माइनॉरिटी का सपोर्ट करते थे, यहाँ तक कि इंडिया में जो इसी समय एक एक्ट लाया गया था जिसे कम्युनल अवार्ड कहा जाता है, स्पेशली जैसे 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए डिफरेंट सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी को प्रिपेयर किया गया था। उसी तरह इसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किया गया कि जो दलित हैं, सप्रेस क्लास हैं, इनके लिए भी क्या होगी, सेपरेट इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, जिसको लेके बहुत बड़ा अपोज हुआ था, विरोध हुआ था। और 5 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में पूरा पैक्ट हुआ था, जिसमें अंबेडकर, गांधी जी ब्रिटिशर्स से ज़्यादा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये जो सप्रेस क्लास था इसको सीटें देने पे राजी हो गए। बाद में एग्रीमेंट हो गया है और अंबेडकर मान गए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट की ये जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, इसे इंडिया को क्या मिला, छुटकारा मिला। लेकिन जो 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत माइनॉरिटी को जो दिया गया था सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी, यही भारत विभाजन का यानी कि इंडिया के पार्टीशन का कारण बनी है आगे चल। तो अब बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो 1929 आते आते सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये कहना था कि अगर हमें 1929 तक डोमिनियन स्टेट नहीं मिला स्टार्टिंग में, तो हम एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, और इसके लिए क्या होगा, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज्य चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी इसके अगेंस्ट थी। सो 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो कांग्रेस का एनुअल सेशन होता है उसमें इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया, और 1929 में लाहौर जो रावी रिवर्स के बैंक पे सिचुएटेड है, वहाँ पे जब कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ तो इसी सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, कंप्लीट इंडिपेंडेंट की मांग की। और इसी लाहौर सेशन में ही यह तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 से एवरी ईयर्स हम लोग इंडिपेंडेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करें। और कांग्रेस सेशन 31 दिसंबर 1929 को 42 है। उसके बाद नेक्स्ट 26 जनवरी 1930 को इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंट डे सांकेतिक रूप से मनाया जाने लगा एवरी ईयर। इसीलिए जब इंडिया आज़ाद हुआ, फ्री हुआ, तो चूंकि इंडिया 15 अगस्त 1947 को फ्री हो गया, तो अब जो 1930 से 26 जनवरी को हम लोग इंडिपेंडेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करते आ रहे थे, अब इसको कैसे किया जाए। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ वह 26 नवंबर 1949 की हो गया था, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को अप्लाई करके और बाकी को रोक दिया गया था। और 26 जनवरी 1950 को उस रिपब्लिक डे के दिन, यानी कि उसी दिन संविधान को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई किया गया, और उसे एवरी ईयर्स रिपब्लिक डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो ये रहा आपका। तो जो कंप्लीट इंडिपेंडेंट की मांग थी गांधी जी
मोतीलाल सुभाष चंद्र बोस और साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू की। उसके बाद ये मूवमेंट चलता रहा और 1929 आते आते और 19 जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई, जब इंडियंस के अकॉर्डिंग जब जो भी पॉलिसीज थी जब इसके अकॉर्डिंग हो गया, इसके अगेंस्ट हो गया, और साथ ही साथ जो 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद जो इंडियंस की डिमांड थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, फिर जो डोमिनियन स्टेट देने की बात की जा रही थी उसको भी प्रोवाइड नहीं किया गया, तो मजबूरन में अब गांधी जी को 1930 और ये जो ड्यूरेशन रहा इस समय एक ऐसा स्ट्रक्चर था। इसी समय 1930 के आसपास वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, विश्व आर्थिक महामंदी, तो इसको लेके एक ऐसा माहौल बना और कि गांधी जी को 24 अप्रैल से लेके और इन्होंने क्या किया, 12 मार्च से लेके और 6 अप्रैल तक दांडी की यात्रा की, दांडी मार्च, और 6 अप्रैल से स्टार्ट हुआ आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया जाएगा और साथ ही साथ इसमें ये भी डिस्कशन होगा कि जो दांडी मार्च था, जिसे दांडी नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, दांडी सॉल्ट सत्याग्रह, ये क्या था और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या था और इस मूवमेंट को कब स्टॉप किया गया, फिर से कब तो इसका नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, तो थैंक यू।